जनवरी 2026 की शुरुआत होते ही लोगों के मन में अचानक से सवाल उठने लगे। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? रूस ने इतनी जल्दी अपने दूतावास के कर्मचारियों को इजराइल से क्यों निकाला? क्या इजराइल सच में ईरान पर फिर हमला करने वाला है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या पूरा इलाका युद्ध में फंस जाएगा? अमेरिका और रूस आमने सामने क्यों दिख रहे हैं? वेनेजुएला के टैंकर से लेकर ईरान की चेतावनियों तक, क्या यूक्रेन में शांति संभव है या यूरोप को और मुश्किलें झेलनी होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब घटनाएं किसी बड़े वैश्विक टकराव की ओर इशारा कर रही हैं या फिर ये सिर्फ दबाव और शक्ति प्रदर्शन का दौर है? चलिए आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में क्या जियोपॉलिटिक्स में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जनवरी 2026 की शुरुआत में खबरें आईं कि रूस अपने दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों को इजराइल से वापस बुला रहा है। कहा गया कि 24 घंटे के अंदर 3 खास फ्लाइट्स भेजी गईं जो इन लोगों को मॉस्को ले गई। आमतौर पर कोई देश ऐसा तभी करता है जब उसे लगता है कि वहां हालात बहुत खराब हो सकते हैं और लोगों की जान को खतरा है। ज्यादातर खबरों के मुताबिक इसकी वजह इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। साल 2025 में दोनों के बीच एक छोटा युद्ध भी हुआ था जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और अमेरिका भी इसमें शामिल था। अब 2026 में ईरान फिर से अपनी मिसाइल और हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है और इजराइल दोबारा हमला करने की तैयारी में बताया जा रहा है। रूस ईरान का करीबी दोस्त है, वह ईरान को हथियार देता है और कई मामलों में साथ काम करता है। इसीलिए रूस को डर है कि अगर इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया तो पूरा इलाका युद्ध की चपेट में आ सकता है। ऐसे में इजराइल में मौजूद सभी रूसी नागरिक और राजनयिक खतरे में पड़ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रूस को पहले से कोई खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए उसने जल्दी अपने लोगों को निकाल लिया। हालांकि ये पूरी तरह पक्का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्लाइट्स रेड विंग्स एयरलाइंस की सामान्य उड़ानें भी हो सकती हैं, इसीलिए इसे अफवाह भी बताया गया। लेकिन फिर भी इतने कम समय में 3 फ्लाइट भेजना ये दिखाता है कि रूस कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और एहतियात बरत रहा है। वहीं जनवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। इसकी एक बड़ी वजह वेनेजुएला से जुड़ा हमला है। अमेरिका ने एक तेल का जहाज पकड़ लिया जिस पर रूसी झंडा लगा था और जो वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला पर उसकी पाबंदियां हैं, इसीलिए वहां से तेल ले जाना गलत है। वहीं रूस ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती यानी कि पायरेसी कहा और बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई। ये सब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हुआ है। ट्रंप एक तरफ तो रूस से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पुतिन से बात कर रहे हैं और शांति की उम्मीद है। ट्रंप का दावा है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं और अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी भी दे सकता है। लेकिन समस्या ये है कि रूस यूक्रेन के कुछ इलाके अपने पास रखना चाहता है। अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी हालात तनावपूर्ण है। ईरान में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हालत में है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करेगी तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है कि वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। इजराइल भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है और इसमें अमेरिका उसका पूरा समर्थन करता है। रूस ईरान का करीबी दोस्त है और उसका साथ देता है। इसीलिए अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो रूस सीधे ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर प्रभावित होगा। यानी कि अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल और यूक्रेन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक जगह तनाव बढ़ता है तो उसका असर बाकी जगह पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट से आ सकता है। इजराइल को लगता है कि ईरान फिर से अपनी मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। अगर इजराइल ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो जवाबी कार्रवाई में हमला कर सकता है और उसके साथी संगठन जैसे कि हिजबुल्ला या हूती भी हमले शुरू कर सकते हैं। इससे पूरा इलाका युद्ध में फंस सकता है। अमेरिका इजराइल का समर्थन करेगा और रूस ईरान के साथ खड़ा होगा। लेकिन अमेरिका और रूस सीधे तौर पर एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और वे सीधे टकराव से
बचते हैं। दूसरा खतरा यूक्रेन से जुड़ा है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बातचीत नाकाम हो गई तो रूस हमले और तेज कर सकता है। इससे नाटो देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है और हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे मामलों से भी अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ इन वजह से कोई बहुत बड़ा युद्ध होने की संभावना कम है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में परमाणु खतरा थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि कई पुराने हथियार नियंत्रण समझौते खत्म हो चुके हैं। फिर भी ट्रंप चाहते हैं कि रूस के साथ रिश्ते बहुत ना बिगड़े और वे पुतिन से बातचीत बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत बड़े और सीधे टकराव की संभावना अभी कम मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा कारण सुरक्षा का है। रूस को लगता है कि इजराइल जल्द ही ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान फिर से मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। रूस के ईरान से अच्छे रिश्ते हैं और उसे वहां से अंदर की जानकारी भी मिलती रहती है। इसी वजह से रूस ने पहले से सावधानी बरतते हुए अपने दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों को वहां से निकाल लिया। दूसरा कारण यह है कि रूस दोनों से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता, ना इजराइल से और ना ही ईरान से। इजराइल में बहुत से लोग रूसी मूल के भी रहते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा रूस के लिए अहम है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कदम सिर्फ एहतियात के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध पक्का ही होने वाला है। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा विश्व युद्ध होने वाला है। अमेरिका और रूस दोनों जानते हैं कि अगर वे सीधे टकराए तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए वे इससे बचना चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन में शांति की कोशिश कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में भी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन वो हमला सीमित हो सकता है। रूस ईरान को परोक्ष रूप से समर्थन देगा, लेकिन खुले तौर पर लड़ाई में उतरने की संभावना बहुत कम है। ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं, जिससे वहां की सरकार पर दबाव बढ़ेगा। इससे अमेरिका और इजराइल को फायदा मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन अभी काबू में लगते हैं। हालांकि ट्रंप इस समय सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर दबाव डाला, वहां से आने वाला ऑयल टैंकर पकड़वाया और ईरान को साफ चेतावनी दी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपनी पाबंदियों को अब ढीले नहीं छोड़ रहा है, बल्कि पूरी ताकत से लागू कर रहा है। पुतिन यूक्रेन में जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे ट्रंप से कोई समझौता करने के लिए भी खुले हुए हैं। यानी रूस लड़ाई भी चाहता है, लेकिन अगर फायदे की बात हो तो वो बातचीत से पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू नहीं चाहते कि ईरान ताकतवर बने, खास तौर पर उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर। इसी वजह से इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा है, ताकि उसे कमजोर रखा जा सके। वहीं ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है और देश के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां की सरकार बाहर के दुश्मन को दिखाकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश करती है, ताकि अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाया जा सके। रूस ने इजराइल से अपने लोगों को निकालकर एक तरह का संकेत दिया है कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसीलिए सबको तैयार रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि युद्ध पक्का हो, लेकिन खतरे की आशंका जरूर बनी हुई है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान मिसाइलों से जवाब दे सकता है। लेबनान से हिजबुल्ला भी इजराइल पर हमले कर सकते हैं। यूक्रेन में अगर रूस और पश्चिम के बीच कोई डील हो जाती है तो वहां का तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत फेल हुई तो यूरोप में समस्याएं और बढ़ सकती हैं। 2026 तनाव से भरा साल हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े या विश्व युद्ध की संभावना अभी कम मानी जा रही है। ज्यादातर देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाने पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वे हालात को पूरी तरह से बेकाबू होने नहीं देना चाहते। खैर, आप सभी को क्या लगता है, क्या सच में कोई बड़ा युद्ध होने का संकेत मिल रहा है या फिर कोई और भी बात हो सकती है? तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।